नमस्कार। एमडी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तैयारी में है। बसपा ने अभी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अकेला चलो की रणनीति अपनाई है। आज एमडी टॉक शो की टीम फूलपुर लोकसभा सीट पर बात करना चाहती है, जिसका नाम भारत के इतिहास में अविस्मरणीय है। वजह है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। वे जब तक प्रधानमंत्री रहे तब तक फूलपुर से सांसद रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित सांसद बनी, जो 2 बार सांसद रहीं। फिर जैनेश्वर मिश्रा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीडी सिंह, 3 बार राजपूरन पटेल, 2 बार जंग बहादुर सिंह पटेल, धर्मराज सिंह पटेल, अतीक अहमद, कपिल मुनि करवरिया, केशव प्रसाद मौर्य, नागेंद्र सिंह पटेल और वर्तमान में बीजेपी से केसरी देवी पटेल सांसद हैं। 2024 में फूलपुर की राजनीति का क्या हाल है, इस पर एमटी टॉक शो ने गहराई से तफ्तीश किया, जिसमें सामाजिक समीकरण, फूलपुर लोकसभा के मुद्दे और 2024 में क्या होगा और कौन उम्मीदवार जीत सकता है। आपको बता दें कि फूलपुर लोकसभा में सामाजिक समीकरण में पटेल, मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण, मौर्य समाज बड़ी भूमिका निभाते हैं। फूलपुर विधानसभा की 5 सीटें लगभग शहरी और विकसित विधानसभा हैं, लेकिन कहा जाता है पटेल समाज जिधर जाता है उधर का ही सांसद होता है। एमटी टॉक शो ने पटेल नेताओं से पहला सवाल किया कि क्या फूलपुर में पटेल वोटर जिधर जाएगा वही जीतेगा। ये बात निश्चित है कि लोकतंत्र में बहुमत का जमाना है। जिधर बहुमत होता है उधर उसकी जीत होती है। तो अगर जातीय समीकरणों के आधार पर विश्लेषण किया जाए तो निश्चित रूप से पटेलों की संख्या उस क्षेत्र में अन्य बिरादरी की अपेक्षा ज्यादा है। अक्सर यह देखा गया है विगत कुछ वर्षों से कि पटेल बिरादरी अगर संगठित होकर एक तरफ वोट कर देता है तो वो उस पार्टी का सांसद बन जाता है, क्योंकि वहाँ सपा से भी लोग जीते हैं, बसपा से भी जीते हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव जीत करके माननीय सांसद केसरी देवी पटेल भारी बहुमत से जीत करके आज सांसद हैं। जी, ये निश्चित रूप से है। जो हमने पिछली बार देखा है अब तक पटेल समाज 1977 से लेकर के और अब तक 2024 तक पटेल समाज ही बहुलता से जीतता रहा। बीच में अगर कपिल मुनि करवरिया, अतीक अहमद जीते हैं तो भी पटेल समाज के साथ देने के कारण ही जीता है। और 2014 में जब पटेल समाज पूरी तरह से भाजपा और अपना दल के साथ रहा तो इसी कारण से 3 लाख वोटों से केशव प्रसाद मौर्य जी जीते थे। और 2019 में भी श्रीमती केसरी देवी पटेल समाज की होने के नाते ही चुनाव जीते। अगला सवाल, पटेल समाज किसी पार्टी का मूल वोटर है या परिस्थिति के अनुसार वोट करता है? कि जवाब में नेताओं ने कहा पटेल समाज बेसिकली इस समय भारतीय जनता पार्टी और सोनेलाल अपना दल एस के साथ है, अनुप्रिया के साथ है और बहुता मात्रा में इसके साथ है। उन्होंने बेस वोट बसपा, सपा, कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं है, किंतु वो परिस्थितियों को भी देखकर अपने पटेल समाज को जिताने की पूरी कोशिश करता है। पटेल समाज समय समय पर परिस्थितियां और काल और आवश्यकता और नेताओं के कार्य पद्धति के आधार पर बदलते रहते हैं। वो सोनेलाल पटेल ने उधर बहुत प्रयास करके पटेलों को अपनी ओर खींचा और अपना नेता माना और उनका साथ देते रहे हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि अब आज उनके न रहने के बाद पटेल वोटर चूंकि अपना दल यस और भाजपा दोनों एक साथ हो गए हैं, इसलिए अपना दल भाजपा के साथ भी है और अपना दल के साथ है और दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। एमटी टॉक शो ने पटेल समाज से अगला सवाल किया कि 2024 में पटेल समाज किस दल के साथ जा सकता है? इंडिया गठबंधन
या बीजेपी गठबंधन। पटेल जो है वो निश्चित रूप से एक संगठित समुदाय है और अपने कदवार नेता का हमेशा समर्थन करता रहा है और वो पटेल समाज अपने बड़े नेता और अच्छे कदवार नेता जो राष्ट्रीय स्तर का नेता है, अगर वो चुनाव लड़ता है तो उसके साथ ही जाएंगे। नीतीश कुमार के फूलपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने की खबर पर पटेल नेताओं की प्रतिक्रिया रही कि बड़े नेता हैं, कुछ प्रभाव तो डाल सकते। तो आपने देखा कि फूलपुर लोकसभा चुनाव में फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से पहला समाज निर्णायक भूमिका में है। देखा जाए तो अभी पटेल समाज बीजेपी गठबंधन के साथ है, लेकिन अगर बीजेपी गठबंधन से बीजेपी प्रत्याशी नहीं आया तो पटेल समाज इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएगा। ये भी हैरान कर देने वाली बात होगी। ऐसा नहीं है कि पटेल समाज जिधर जाता है उसकी जीत होती है। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी विचारधारा के सांसद ज्यादा बने हैं और अल्पसंख्यक समाज की भूमिका भी बड़ी होती है। फूलपुर शहर पश्चिमी, फाफामऊ और सोराव विधानसभा में मुस्लिम समाज की मतदाता अधिक है। एमटी टॉक शो ने मुस्लिम नेताओं से पहला सवाल किया कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मुस्लिम समाज क्या सोचता है। 2024 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होने जा रहा है, वैसे तो मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा गौर फिक्र कभी भी इलेक्शन पे नहीं करता है और आखिरी टाइम पे वोटिंग करता है, लेकिन इस बार भी जो है क्योंकि अब वोट का पोलराइजेशन होने जा रहा है। वोट का पोलराइजेशन का मतलब यह है कि अब दो पार्ट में ही है। जैसे अभी दिख रहा है कि इंडिया और एनडीए दो के गठबंधन के बीच में ही किसी को जाना है। तो क्योंकि मुस्लिम समाज का झुकाव जो आज तक देखा गया है, मेजॉरिटी जो पार्टी इंडिया में जुटी हुई है उनके साथ ज़्यादा झुकाव रहा है। तो अभी तो यही प्रतीत होता है कि वो इंडिया की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा रहेगा जो है। देखिए, अभी जो मौजूदा परिस्थितियां देश की बन रही हैं उसमें माइनॉरिटीज़ का जो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर है, बुनियादी माइनॉरिटी तो सबसे पहले उसको सोच रहा है कि हमारे जो हुकूक हैं, हमारे जो हक हैं वो किस हद तक सुरक्षित हैं। अभी पास में आपने देखा होगा 4 दिन पहले जो संसद भवन में एक हादसा हुआ है कुंवर दानिश अली साहब के साथ, उसको देखते हुए ये लगता है कि जब एक सांसद जो है बस उसकी मॉब लिंचिंग नहीं हुई सांसद भवन के अंदर, बाकी लगभग परिस्थितियां वैसी थी जो एक आम आदमी की है। तो क्या मुसलमान अपने आप को इस पैरामीटर पे ले जा सकता है कि वो सांसदी लड़ने के लिए सोचे या ना सोचो, या वो एक सेकुलर अभी फिलहाल मुसलमान ये सोचे कि हमें देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए हमको पीछे रहना है ताकि हम अब छोटे भाई का फर्ज अदा करें ना कि बड़े भाई का। मुस्लिम समाज वही सोच रहा है जो देश में चल रहा है और देश की जो परिस्थिति है प्रदेश की, खासकर मुस्लिम समाज इस मौजूदा सरकार से अपने को असहाय तो महसूस कर रहा है और उससे ये लगता है कि वो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा। दूसरा सवाल, क्या फूलपुर लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज निर्णायक भूमिका में होगा? के जवाब में मुस्लिम नेताओं ने बताया, नेचुरली फूलपुर में मोर देन 3 लाख मुस्लिम वोटर हैं और 3 लाख वोटर जब होते हैं, अगर वो किसी की तरफ भी जो है एक तरफ पल्ला अपना ज्यादा रखते हैं तो उधर का झुकाव होना लाजमी है और होगा भी। ये बिल्कुल कटु सत्य है कि जिधर भी मेजॉरिटी वोट जाएगा उसमें से उधर वो झुकाव होगा और उधर का पल्ला भारी हो जाएगा। देखिए, मुस्लिम जो मत है वो बहुत हद तक जो है देश के लिए हमेशा हर चुनाव में बहुत निर्णायक रहा है, क्योंकि वो जब वोट कास्ट करता है वो परसेंटेज ऑफ वोट कास्टिंग जो है उसकी अमूमन दूसरे कास्टों के बनिस्बत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपने राइट्स को सिक्योर करने के लिए करता है। वो अपने शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने धार्मिक चीज़ों को लेकर के वो बहुत जो है मतलब जागरूक रहता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि एक मुसलमान जो है अपने हुकूक को, क्योंकि संविधान ने आपको दिया, आपको मत अधिकार का प्रयोग इसको ज़रूर करना चाहिए। आप खड़े हों ना खड़े हों, लेकिन आपको अपना मत ज़रूर देना है। बिल्कुल होगा। उसकी आबादी यहाँ 2.5 लाख के करीब है। पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 2.5 लाख के शहर पश्चिमी सिर्फ उत्तरी में कम है, बाकी सब में 50,000, 60,000, 65,000 जहाँ जैसी उसकी आबादी है वो है और वो निर्णायक भूमिका निभाएगा, लेकिन वो अगेंस्ट गवर्नमेंट वोट करने जा रहा है इस वक्त। एक अन्य सवाल, मुस्लिम समाज 2024 लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन की तरफ जाएगा? के जवाब में नेताओं का कहना था कि देखिए, अगर आप मेजॉरिटी ऑफ वोट्स से बात करेंगे तो 2 चीज़ें यहाँ मनोज जी बहुत निर्णायक है। मैं चाहूँगा इसको आप जो मैं कह रहा हूँ इसको पूरे तौर से इसको आप दिखाएं।
पहली बात ये होती है कि देश की जो सबसे बड़ी लोकसभा की जो पार्टी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, उसने एक भी मुसलमान को टिकट न दे करके फुल मेजॉरिटी में आके ये साबित कर दिया कि हमको मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, मुसलमान अगर कोई ऐसा चेहरा आता है जो बहुत जो है एग्रेसिव है या बहुत जो है एग्रेसिव भाषा के साथ वो अप्रोच करता है, तो उसके बोलने से आसपास की जो सीटों का जो है ध्रुवीकरण होता है, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के नुकसान होने की वजह से या दूसरे लोगों को नुकसान होने की वजह से पार्टी अनहित में ना हो। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों को अभी बैकफुट पे ही रहना चाहिए, इस बार सब लोग अपना खेल लें। मेजॉरिटी तो अभी हालात देख करके यही लगते हैं कि इंडिया की तरफ जाएगा, लेकिन इस इलेक्शन में, या अब ये कहिए कि पहले तो सिर्फ इंडिया में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, सापा वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं और भी दूसरे सारे गठबंधन हैं, इनके साथ ज़्यादा रहने की संभावना है। लेकिन MIM, बहुजन समाज, बीजेपी, ये पार्टियां अलग हैं, तो वोट वन साइडेड ना होकर के वोट बटेगा और वोट तीनों में ही जाएगा, इंडिया में भी जाएगा, NDA में भी जाएगा, और इनके बीच में अगर कोई बासापा और MIM के बीच में भी कोई गठबंधन होता है तो उधर भी जाएगा। एक तरफ वोट वन साइडेड होकर के नहीं जाएगा, ये तो बिल्कुल डिसाइडेड है। मैक्सिमम वो उसका रुझान 90% तो इंडिया गठबंधन पे है और इंडिया गठबंधन को ही वो सपोर्ट करेगा। उसमें अब ये है कि सपा के साथ कांग्रेस आ जाने से वोटों का बिखराव बिल्कुल ही नहीं होगा। जो संभावना थी वो नहीं होने जा रही है। हाँ, अब बसपा की जहाँ तक बात है, बसपा चूंकि अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो आप ये देखिएगा कि 14 में उसने 00 पाया था, इस बार भी 00 पाएगी। लेकिन अगर वो गठबंधन में आएगी तो उसकी भी भूमिका होगी और अच्छी वोट पाएगी। आखिरी सवाल कि क्या इधर कुछ सालों की राजनीति में मुस्लिम समाज अपने आप को राजनीतिक रूप से कमजोर पा रहा है? के जवाब में नेताओं ने कहा, राजनीतिक रूप में कमजोर इसलिए पा रहा है, थोड़ा सा निचली थोड़ा सा कमजोरी आई है। उसके पीछे लॉजिक है, जब कोई भी पार्टी बहुमत से होती है तो उसकी तरफ, उसकी सोच के हिसाब से वोटर उधर की तरफ जाता है। इस टाइम पे चूंकि बीजेपी जो है यूपी में बहुत मजबूत है और आगे भी अभी मजबूत ही रहेगी, कमजोर नहीं होने जा रही, क्योंकि वो 24 आवर्स काम करते हैं लोगों का, 24 आवर्स उस पर स्ट्रगल करते हैं। मुस्लिम समाज हो या दूसरी पार्टियां हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे 6 महीने की राजनीति करते हैं। 6 महीने की राजनीति में वो सही ढंग से लोगों की नब्ज को पकड़ नहीं पाते हैं, सही ढंग से लोगों को सोल्यूशन दे नहीं पाते हैं। अभी तक सिर्फ निगेटिविटी के बीजेपी के खिलाफ वोट देना है, वो चीज अब खत्म हो चुकी है। अब वो जो है बीजेपी के भी अगर कैंडिडेट अच्छे होते हैं या उनको समझ में आता है कि हमारे हित में है, तो उधर की तरफ भी एक अच्छा खासा मुस्लिम वर्ग का वोट डाइवर्ट हो रहा है और डाइवर्ट होगा भी, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई भी अपोजिशन के लोगों ने काम नहीं किया। वो सिर्फ इस पे चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम समाज हमको वोट दे दे और हम उससे मजबूत हो जाएं। तो सिर्फ इसलिए वोट नहीं देना चाहिए कि निगेटिविटी है या बीजेपी के खिलाफ ही हमको जाना है। हमको वोटिंग करते वक्त सारे फैक्टर्स को ध्यान रख करके, अगर बीजेपी देश के लिए, हमारे लिए कुछ बेहतर कर सकती है, प्रदेश के लिए कर सकती है, तो उधर भी सोचने में कोई हर्ज नहीं होता है, क्योंकि वोट बहुत सोच समझ करके और वैसे देना चाहिए। सिर्फ एक बात को लेकर के या किसी के कहने पे कि बीजेपी हमारे एंटी है या बीजेपी मुस्लिम समाज की एंटी है इसलिए उसको वोट ना दो, तो हम अगर आप दूसरे ग्रुप में जाते भी हैं तो वहाँ कौन सा हमारे लिए ऐसा बेहतर काम किया जा रहा है, हमारी एजुकेशन के लिए, हमारे जॉब के लिए, हमारे और दूसरी चीजों के विकास के लिए। अगर इस चीज के कोई आज 50-70 सालों में कोई गिना करके दे दे यहाँ ये बेहतर काम किया था इसलिए इधर के अपोजिशन में ही जाना चाहिए, तो आदमी सोच सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कोई बहुत बेहतर काम नहीं किया जिसको ये कह करके कि बीजेपी के सिर्फ खिलाफ जाना है। मैं उससे सहमत नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप वोट देते वक्त सारे फैक्टर्स को ध्यान रख करके मुस्लिम समाज को वोट देना चाहिए जो जिसके हक में बेहतर हो। राजनीतिक रूप से कमजोर कह लीजिए या जो प्रक्रिया चल रही है प्रदेश और देश में किसी को, और आपने देखा कि अभी असंसदीय भाषा का उपयोग, अगर माननीय सांसद चुना हुआ अमरोहा के कुंवर दानिश अली हैं, जिनके दादा जो है राज्यपाल भी रहे हैं कुंवर महमूद अली, उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं,
सांसद रहे कुंवर महमूद अली, और वो अमरोहा से सांसद हैं, और जिन लफ्जों से उनको नवाजा गया, क्या यही भाषा अगर दानिश अली बोल देते तो आज समाज उनके बारे में क्या सोचता और क्या कहता कि ये मुसलमानों का क्या रवैया है। इस मामले में वो अपने को असहाय सा महसूस कर रहा है देश में, जैसे लगता है कि वो देश का 2 नंबर का नागरिक हो गया है। देखिए 2024 में मुस्लिम समाज डिपेंड करता है कि मोदी जी के पासमानदा के जो अपील है जोड़ने की, लेकिन जिस तरह से अभी 4 दिन पहले मैंने आपसे कहा जो इंसिडेंट हुआ है, उससे लगता है कि मुझे मोदी जी को अपनी पॉलिसी को रिकॉल करना पड़ेगा। इंद्रेश कुमार साहब जो मुस्लिम संयोजक मंच के हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो संसद में बैठे हुए आदमी की अगर आज उनको जो है सेफ नहीं कर पा रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा है, तो आम पासमानदा समाज जो दबा कुचला है वो अपने लिए कैसे आगे बढ़ पाएगा। मुझे लगता है कि मुसलमानों को आगे आना चाहिए और बिल्कुल अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहिए, लेकिन जहां से ध्रुवीकरण ना हो, सेकुलर फेथ के साथ आना चाहिए, गंगा जमनी तहजीब को बना करके आना चाहिए। कहीं पर इस तरह की बात ना करें जिससे हमारे हिंदू भाइयों की आस्था पे या उनकी उम्मीदों पे चोट पहुंचे। इस तरह से मुस्लिम समाज ऊपर से तो इंडिया गठबंधन के साथ जाने को तैयार दिखाई देते हैं, लेकिन बसपा के रुख पर भी उसका ध्यान है। इसके अलावा मुस्लिम समाज 2024 लोकसभा चुनाव में त्याग करने को भी तैयार है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज की तारीख में जहां 3 वर्ग एक हो जाए, सांसद वहीं पते हैं, जिसमें से ब्राह्मण और पटेल आज बीजेपी में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं यादव और मुसलमान समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन इंडिया से कई पटेल प्रत्याशी होंगे। ऐसे में बीजेपी को केसरी देवी पटेल को अपना प्रत्याशी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि पटेल वोट बीजेपी से खिसकने के बाद सपा की राह आसान हो जाएगी। ऊपर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि फूलपुर से चुनाव लड़ने की संभावना में है, ऐसे में बीजेपी पे केसरी देवी पटेल को अपना प्रत्याशी बनाने का दबाव और भी बढ़ जाता है। आइए एक डेटा फूलपुर का देखते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने केसरी देवी पटेल को टिकट दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से पंधारी यादव लोकसभा चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी से केसरी देवी पटेल को 5,44,701 वोट मिले थे। सपा से पंधारी यादव को 3,72,733 वोट मिले थे। कांग्रेस से पंकज निरंजन को 32,761 वोट मिले थे। बीजेपी प्रत्याशी केसरी देवी पटेल जी 1,71,968 वोटों से जीती थी। इतने बड़े वोट के अंतर का विपक्ष अब कैसे पाठ पढ़ाए जब इंडिया गठबंधन में बसपा भी नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सपा और बसपा गठबंधन में पंधारी यादव के 3,72,733 वोट में 1 लाख वोट भी नहीं रहा होगा। एमटी टॉक शो ने अपने विश्लेषण पर हर दल के नेताओं से कुछ सवाल किए, जिसमें 2019 के परिणाम को दोहराने या उसको पीछे छोड़ने पर एनडीए इंडिया गठबंधन के नेताओं की मिलीजुली राय रही। पहला सवाल क्या था कि क्या 2019 का आंकड़ा बीजेपी का पाना संभव है 2024 में? इसके जवाब में नेताओं ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हम अगर फूलपुर की भी बात करें तो फूलपुर में भी हम लोगों का इतिहास जो है भाई, जब से हम यहाँ पे जीते हैं बड़ा अच्छा रहा है और यहाँ के जनता के बीच में बड़ी अच्छी स्वीकार्यता भी बढ़ी है। और माननीय जो वर्तमान सांसद जी हैं, बड़े अच्छे अंतराल से चुनाव जीती थी, लगभग 2.25 लाख से चुनाव उन्होंने जीता। और मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि इस बार जब चुनाव होगा तो यहाँ पे कमल का फूल 2.5 लाख 3 लाख प्लस से चुनाव जीतेगा। ये बस हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर वोट 19 का वोट और 24 का वोट, जो दोनों वोट है, इसमें बढ़ने की संभावना इसलिए इंडिया गठबंधन को कि उस समय जो थोड़ा बहुत नाराजगी लोगों में थी, लेकिन लोगों ने सोचा कि लोग मौका और दे दो तो हो सकता है ये अच्छा करें। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमने गलती मान ली, साहब हमको एक मौका और दे दो, हम अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया नहीं है। इस बार जो बीएसपी का वोट है, जिसको आप कह सकते हैं दलित वोट बैंक, जिसको आप कह सकते हैं, वो निश्चित रूप से पढ़ा लिखा और समझदार है। वो निश्चित रूप से इस बार किसी के झांसे में नहीं आएगा, वो गठबंधन को वोट करेगा और इनको भगाने का काम करेगा भारतीय जनता पार्टी सरकार। गठबंधन है, उन्होंने नाम इंडिया दे दिया, इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता खूब समझती है कि सारे ऐसे लोग जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हों, उसमें रहे हों, सारे लोग एक आदमी के खिलाफ जो है इकट्ठा हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन को दोहराएगी और उससे ज़्यादा मतों से केसरी देवी जीतेगी चुनाव। 2019 से और 2024 के चुनाव में बहुत सारा अंतर होगा।
उस समय कहीं न कहीं से निश्चित रूप से भाजपा को लोग उतना अच्छे से नहीं समझ पाए थे। अब महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पे है, इसलिए जो उनका जनाधार था, जो समर्थन था, इस बार नहीं है। और पिछली बार हम लोगों का जो गठबंधन था वो गठबंधन नहीं था, अकेले अकेले चुनाव लड़ा गया था, इसलिए नेतृत्व के अभाव में कहीं न कहीं से हम लोग पीछे हो गए थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग निश्चित रूप से फूलपुर लोकसभा चुनाव जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतवादी पार्टी, विचारों की पार्टी है, विचार से चलती है, विचार प्रति प्रतिबद्धता है, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता है। तो हमारी जो पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है और हम बिल्कुल राष्ट्रीयता के आधार पर चुनाव जीतेंगे। माननीय मोदी जी हमारे नेता हैं और मोदी जी की जो विश्वसनीयता है, जो उनकी जो अभी विश्व में छवि बनी है, जो विश्व गुरु की छवि बनी है, उसमें मोदी जी का जो निखर के आया, जो मोदी जी, उसके अनुसार वो भारत की जनता पूर्ण रूप से मोदी जी की समर्थक है और मोदी जी के कारण से भाजपा की जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नेताओं की ये धरती है, सोशलिस्ट लोगों ने यहाँ हरदम भागवाइयों और सांप्रदायिकता के खिलाफ मुहिम छेड़ी और आंदोलन किया है और हरदम सोशलिस्टों ने यहाँ पर कब्जा जमाया है। इंडिया गठबंधन तो ऐसे ही है, घमंडिया गठबंधन कुछ नहीं करेगी और 2019 से ज़्यादा हम लोग सीट निकालेंगे, पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा हम लोग सीट लेकर 2019 से ज़्यादा हम लोग आंकड़ा लेकर आएंगे। दूसरा सवाल एमटी टॉक शो का था, अगर नीतीश कुमार आए तो इससे परिणाम पर असर होगा या नहीं होगा? इसका जवाब आप ही सुनिए। देखिए, नीतीश कुमार जी के आने से हो सकता है कोई वोट बैंक उनका हो, कोई जातीय वोट बैंक के आधार पर आ रहे होंगे, परंतु जो संपूर्णता से देखते हैं आप तो फूलपुर की जो लोकसभा सीट है, इसमें शहरी क्षेत्र भी आता है और देहाती क्षेत्र भी आता है और सभी तरह की जातियाँ इसमें अगर ये सभी निवास करते हैं। इसमें पहले भी हम लोग जीते हैं, अब भी जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। वर्तमान में हमारी सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल है, उन्होंने बहुत काम किया है फूलपुर के लिए, तो इसमें कोई हमारी नीतीश जी के आने से भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी को यह सफलता मिलेगी, उनको अपने क्षेत्र से लड़ना चाहिए। यह आने से उनका कोई लाभ नहीं होगा, नहीं कोई इंडिया गठबंधन को लाभ होने वाला है, इसलिए वो लोग अपना निश्चिंत रहें। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत एक पूर्ण रूप से सुनिश्चित है। नीतीश कुमार जी अगर इंडिया तय करेगा, गठबंधन में जितने लोग हैं वो अगर तय करेंगे, वो आएंगे तो स्वागत है, आएंगे तो जीतेंगे, आएंगे तो उनके आने से माहौल भी और अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। बड़े नेता हैं और अब ये इंडिया गठबंधन के जो हमारी समाजवादी पार्टी और जितनी भी पार्टियां उसमें जो जिम्मेदार पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, जितनी भी पार्टियां उसमें है, वो तय करेंगी। अगर हमारे यहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। उनके लड़ने से मेरा जहाँ तक राजनीतिक अनुभव है, हमको लगता है कि अगल बगल की सीटों पर भी प्रभाव रहेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि शहर उत्तरी, शहर पश्चिमी, फाफा, मऊ, फूलपुर, ये सारी विधानसभा है, इसमें कहाँ पे कौन सा असर डाल पाएंगे नीतीश कुमार जी, आप बताइए। शहर उत्तरी में आप वैसे ही जानते हो कि भाजपा प्रचंड बहुमत से यहाँ जीतती है चुनाव, शहर पश्चिमी में यही हालत बनी हुई है, तो किस रूप में जो है प्रभाव डालेंगे नीतीश कुमार जी? हमें तो नहीं लगता, वो सिर्फ बिरादरी के वोटों पर आ रहे, जो कि बिरादरी हमारे साथ पहले से ही लगी हुई है, बाकी उनको यहाँ कुछ नहीं लगेगा। यहाँ नीतीश कुमार जी यह निर्णय लेने का काम शीर्ष नेतृत्व का है, एनडीए गठबंधन का है। हाँ, नीतीश कुमार जी के आने से निश्चित रूप से पूरे पूर्वांचल सहित यूपी क्या पूरे देश में एक माहौल बनेगा, क्योंकि एक स्वच्छ ईमानदार छवि के नेता हैं और यह बहुत ऐतिहासिक धरती रही फूलपुर लोकसभा। यहाँ से लड़ेंगे तो बहुत ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे ही, साथ साथ आसपास की बहुत सारी सीटों पे भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। नीतीश कुमार जी को बड़ा हवा लोगों ने बना रखा है। मैं आपको दो चीजें क्लियर करूं। फूलपुर लोकसभा सबसे बड़ी चीज ये है कि ये कहने के लिए तो 50% रूरल 50% अर्बन है, बट इसको अगर देखा जाए तो इसका जो भौगोलिक व्यवस्था है वो 90% आपका अर्बन ही है, 10% मतलब यहाँ पे जो लोग, जैसे हम जहाँ बैठे हैं, ये क्षेत्र भी फूलपुर लोकसभा का ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग वो ग्रामीण परिवेश के नहीं हैं। यहाँ के लोग एकदम से अर्बन विचारधारा के, अर्बन तरीके से काम करने वाले लोग हैं, उन सबकी भी मतलब शहरी व्यवस्था में सब लोग रहते हैं। तो यहाँ पे अब वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को शहरों की पार्टी कही जाती थी पहले, लेकिन आज का समय ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी गांव के एक एक व्यक्ति के नसों में समाहित है। आज गांव का किसान भारतीय जनता पार्टी को अपने घर की पार्टी मानता है
और सोचिए, जब जिस पार्टी को शहर की भी पार्टी माना जाता है और गांव की भी पार्टी माना जाता है, उसके खिलाफ में कोई बिहार से आकर के चुनाव लड़ेगा बिना जमीन तैयार किए, बिना लोगों के बीच में गए, केवल हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करके, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसकी कोई स्वीकार्यता यहाँ होने वाली है। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। सीटों के संदर्भ में हम समाजवादी पार्टी जिला संगठन के लोग सेक्टर और बूथ पर जाकर के अपने नेता की नीतियों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बूथ कमेटियों का गठन हो रहा है। हम बूथों पर जाकर के बूथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये हमारा नेतृत्व फैसला करेगा। हमारा जो गठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो फैसला होगा, हम समाजवादी पार्टी के लोग उसको स्वीकार करने का काम करेंगे। बिल्कुल असर नहीं होगा, क्योंकि बाहरी लोगों को कोई नहीं पूछता है, वो बाहरी हैं, केवल वो ऐसे ही हैं, कह रहे हैं, उनका कोई यहाँ पे वो नहीं है। हमारे यहाँ के जो हमारी जनता है वो हमारे भाजपा सरकार के प्रति प्रतिबद्ध है, इसलिए वो भाजपा को ही जिता कर भेजेगी। आने वाले समय में हम लोग भाजपा को यहाँ से 5 लाख में 14 में जीते थे और 2 लाख से ज़्यादा वोट से हम लोग 19 में जीते हैं, और उससे ज़्यादा हम लोग 2024 में जीतने का काम करेंगे। बीजेपी नेताओं से बात करने पर कि क्या आप केसरी देवी पटेल को ही सांसद के रूप में देखना चाहते हैं कि कोई और विकल्प है, इसका उत्तर नेताओं ने क्या दिया, आइए जानते हैं। जी, ये भाजपा है, यहाँ का शीर्ष नेतृत्व किसको भेजता है? हमारे यहाँ केवल कमल का फूल देखा जाता है। शीर्ष नेतृत्व जिसको भेज कर देगा, हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर उसके लिए काम करेंगे और जिता कर माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ भेजने का काम करेंगे, उनके हाथों को मजबूत करेंगे। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक अद्वितीय पार्टी है। वो किसी परिवार के प्रति नहीं देखती, किसी के प्रति मोह नहीं है। वो देखती है कि पार्टी के हमारे सांसद ने बढ़िया काम किया है, निश्चित रूप से मौका देगी। पार्टी के नेताओं को, नेतृत्व को लगता है कि भाई हमको सदस्य प्रत्याशी बदलना है, तो पार्टी बदल भी सकती है। अभी आप मध्य प्रदेश में कि हमारे बड़े बड़े नेताओं को विधानसभा में उतार दी। हमारे यहाँ कोई ऐसा मानदंड नहीं है कि विधानसभा ही लड़ेंगे या सांसद ही लड़ेंगे, ऐसा कोई मानदंड नहीं है। तो पार्टी का नेतृत्व समझता है कि उचित जो समझता है वो करता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि केसरी देवी जी को पटेल को टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये नेतृत्व तय करता है। उनका कार्य बहुत अच्छा है, पार्टी उनके बारे में विचार करेगी और फिर जो उचित निर्णय होगा वो लेगी, इसमें कोई चिंता की बात। केसरी देवी पटेल जी एक अच्छी सांसद हैं और सारे लोगों को संतुष्ट रखती हैं, और इसका आप वो देख सकते हैं जाकर के, उनके यहाँ कम से कम 200 लोगों का जनता दरबार उनके यहाँ लगता है प्रतिदिन की। ये बात है भाई, जनता को क्या चाहिए? एक ऐसा नेता उसके पास हो जो कि उसकी बात को सुने, समझे और उस पर अमल करे और काम उनका हो जाए। तो ये केसरी देवी जी इसमें जो है सरल स्वभाव की हैं, हर व्यक्ति के पहुंच में हैं। बंगला उनका भले बड़ा है लेकिन दिल उससे ज़्यादा बहुत बड़ा है। हर आदमी की एंट्री, हर आदमी वहाँ जा सकता है, हर आदमी का। तो एक सांसद से और क्या चाहिए भाई जनता को? तो इसलिए निश्चित रूप से केसरी देवी सबसे अच्छी विकल्प है और उनको जो है पार्टी को लड़ाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर विकल्प की कोई समस्या नहीं है। आज के समय में इतना बड़ा परिवार है, हमारे इस परिवार में अनगिनत लोग काम करते हैं। आप सड़कों पे निकलते हैं तो किसी न किसी बड़े नेता की वाल राइटिंग मिल जाएगी। एक हमारे अपने डॉक्टर विक्रम सिंह पटेल जी हैं, अनगिनत वाल राइटिंग्स हैं उनकी जो है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई नया चेहरा है भाई। 2009 में उनके पिताजी चुनाव लड़के गए, उसके बाद फिर वो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार दावेदारी करते हैं। टिकट नहीं मिलता लेकिन पार्टी तो छोड़ के नहीं गए। अन्य दलों में अगर इसका एग्जाम्पल आप देखने जाते तो हो सकता है नाराज होकर अपने घर बैठते, हो सकता था किसी विरोध का कोई बात करने लगते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का परिवार ऐसा परिवार है जहाँ पे टिकट के लिए कोई मारामारी नहीं है। यहाँ पे जो भी काम करता है वो संगठन के हित के लिए कार्य करता है। माननीय सांसद जी अच्छा कार्य कर रही हैं। माननीय सांसद जी को कमल का सिंबल मिलेगा, वो निर्वाचित होंगी। किसी दूसरे को मिलेगा, वो निर्वाचित होगा। निर्वाचित कमल का सिंबल होगा। हम संगठन के कार्यकर्ता सिर्फ कमल के सिंबल के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पे व्यक्ति की कोई बहुत महत्वता नहीं रहती है। व्यक्ति तो बदल जाते हैं, व्यक्ति से बहुत फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जिसे भी मिलता है संगठन के लोग, सब लोग पूरी अपनी प्राण ऊर्जा लगा करके उसको निर्वाचित कराते हैं। सपा नेता इंडिया गठबंधन से किसे प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं, इसके जवाब में बताया कि इंडिया गठबंधन जिसे भेजेगा वह जीतेगा। एक गठबंधन का जो एक अपना एक सम्मान होता है, एक गठबंधन का जो एक अपना एक मूल्य होता है, उस मूल्यों पर जो लोग अपना तय करेंगे, कौन प्रत्याशी होगा ये भविष्य में है। और
निश्चित रूप से चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस के लोग यहाँ रहे हैं, समाज हमको तो लगता है फूलपुर सबसे ज्यादा समाजवादी विचारधारा के लोग ही लोकसभा सदस्य बने यहाँ पर, ज्यादातर लोग। तो हमको नहीं लगता है कि अभी हमको इस विषय पर बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। सीटों के संदर्भ में हम समाजवादी पार्टी जिला संगठन के लोग सेक्टर और बूथ पर जाकर के अपने नेता की नीतियों सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बूथ कमेटियों का गठन हो रहा है, हम बूथों पर जाकर के बूथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये हमारा नेतृत्व फैसला करेगा। हमारा जो गठबंधन जो बना है इंडिया गठबंधन, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो फैसला होगा, हम समाजवादी पार्टी के लोग उसको स्वीकार करने का काम करेंगे। नहीं, हम तो एक समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है और अब यह समाजवादी पार्टी का भी निर्णय नहीं होगा, पूरे गठबंधन का निर्णय होगा। तो गठबंधन के जो घटक दल हैं सभी लोग मिलकर फूलपुर लोकसभा के संदर्भ में जो भी निर्णय लेंगे, ठीक है, वह सर्वमान्य होगा और सर्वसम्मति से भी होगा। तो मैं नहीं कह सकता हूं कि इनके अलावा कौन आएंगे। यहाँ जिनको आएंगे वह भारी बहुमत से जीतेंगे, हम लोगों को दावा है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा 2019 में जीतने भर से बीजेपी फूलपुर में बहुत मजबूत हो गई है। बीते विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और 5 विधानसभा में 16 विधानसभा से सपा को जीत मिली थी। फूलपुर तथा फाफामऊ विधानसभा में मामूली वोट से बीजेपी जीती थी। आइए एक नजर डालते हैं बीते विधानसभा चुनाव परिणाम पर, इससे आपको समझने में आसानी होगी। फूलपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 5 विधानसभा सीट में फूलपुर विधानसभा से बीजेपी को 1,03,557 वोट मिले थे, तो सपा को 1,08,25 वोट मिला था। बसपा को 33,036 वोट मिला था। फाफामऊ में बीजेपी को 91,186 वोट, सपा को 76,862 वोट, बसपा को 27,286 वोट मिले। सोराव विधानसभा में सपा को 91,474 वोट, अपना दल एस बीजेपी को 85,884 वोट, बसपा को 29,250 वोट मिले थे। शहर उत्तरी से बीजेपी को 96,890 वोट, सपा को 42,007 वोट, बसपा को 9,614 वोट मिले थे। शहर पश्चिमी में बीजेपी को 1,18,759 वोट मिले और सपा को 88,826 वोट मिले, बसपा को 7,626 मिले। बीते विधानसभा चुनाव में 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी को कुल 4,96,276 वोट मिले थे, सपा को कुल 3,99,994 वोट मिले थे, बसपा को कुल वोट 1,06,812 वोट मिले थे। बीजेपी को सपा से 96,282 वोट ज्यादा मिले थे। सपा को लोकसभा की तुलना करें तो अकेले लड़का विधानसभा चुनाव में 27,261 वोट ज्यादा मिले थे। कहा जाता है विधानसभा चुनाव में सपा और बीजेपी में ही मुख्य लड़ाई हो गई थी, तब भी सपा 96,282 वोट से पीछे रह गई थी। इस डाटा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फूलपुर लोकसभा में बीजेपी आज भी बहुत मजबूत है, क्योंकि 1 लाख वोट का अंतर पाना कठिन है, तब जब बसपा गठबंधन में नहीं है। सूत्र बताते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद बसपा भी अपनी राजनीतिक चाल चल सकती है और इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि बिना किसी गठबंधन का हिस्सा बने बसपा को भी पता है कि लोकसभा चुनाव में खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी फूलपुर लोकसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों पर बात करें तो वर्तमान में बीजेपी से केसरी देवी पटेल सांसद हैं। देखा जाए तो केसरी देवी पटेल प्रयागराज की राजनीति में उनका अपना ही एक अलग वर्चस्व है। वह सक्रिय रहती हैं, जनता से मिलना जुलना उनकी आदतों में शुमार है। बीजेपी के दूसरे नेताओं में डॉक्टर विक्रम सिंह पटेल का नाम है, जिन्होंने पूरे क्षेत्र में वॉल राइटिंग करवा के अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। डॉक्टर पटेल के समर्थकों का कहना है कि सांसद ना रहते हुए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। फूलपुर में कुछ लोग केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम उछाल रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की रणनीति और केशव प्रसाद मौर्य के स्थायी होने से राजनीतिक ईर्ष्या की बात सामने आ रही है। ऐसे में लगता है कि केसरी देवी पटेल को ही बीजेपी दोबारा सदन भेजने के लिए मैदान में उतारेगी। एमडी टॉक शो ने बीजेपी नेताओं से कुछ सवाल किए, जिसमें पहला सवाल था
इंडिया गठबंधन के सामने एनडीए कैसे सफल हो पाएगा? इंडिया गठबंधन तो ऐसे ही है, गमंडिया गठबंधन कुछ नहीं करेगी और 2019 से ज़्यादा हम लोग सीट निकालेंगे और हम बिल्कुल राष्ट्रीयता के आधार पर चुनाव जीतेंगे। आप 2019 के आंकड़े की बात कर रहे हैं, मैं आपको बहुत आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है 2019 ही नहीं, इस बार एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन को दोहराएगी। दूसरे सवाल में, अगर नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो क्या असर होगा? जवाब में नेताओं ने बताया, कोई असर नहीं पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि शहर उत्तरी, शहर पश्चिमी, फाफा, मऊ, फूलपुर, ये सारी विधानसभा है, इसमें कहाँ पे कौन सा असर डाल पाएंगे नीतीश कुमार जी, आप बताइए। देखिए, नीतीश कुमार जी के आने से हो सकता है कोई वोट बैंक उनका हो, कोई जातीय वोट बैंक के आधार पर आ रहे होंगे, परंतु जो संपूर्णता से देखते हैं आप तो फूलपुर की जो लोकसभा सीट है इसमें शहरी क्षेत्र भी आता है। बिल्कुल असर नहीं होगा, क्योंकि बाहरी लोगों को कोई नहीं पूछता है, वो बाहरी हैं। नीतीश कुमार जी को बड़ा हुआ लोगों ने बना रखा है। और सोचिए, जब जिस पार्टी को शहर की भी पार्टी माना जाता है और गांव की भी पार्टी माना जाता है, उसके खिलाफ में कोई बिहार से आकर के चुनाव लड़ेगा बिना जमीन तैयार किए, बिना लोगों के बीच में गए, केवल हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करके, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसकी कोई स्वीकार्यता यहाँ होने वाली है। इंडिया गठबंधन से कई दावेदारों का नाम सामने आया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। हालांकि नीतीश कुमार के नाम का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में नीतीश कुमार के फूलपुर लोकसभा से चुनाव इसलिए लड़ने की चर्चा है ताकि प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, फतेहपुर, बांदा, ललितपुर, अयोध्या, लखीमपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर आदि लोकसभा सीट पर प्रभाव पड़ सके। नीतीश कुमार के प्रत्याशी होने की संभावना पर एमटी टॉक शो ने नेताओं की राय ली, जिसमें पहले सवाल में नीतीश कुमार के फूलपुर से आने से क्या बदलेगा के जवाब में नेताओं ने कहा, पहली बात तो जनता हरदम ये सोचती है कि हम जिस प्रतिनिधि को चुने वो अगर हमको अगली पंक्ति का नेता मिल जाए तो क्या बुरा है, और अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं तो आदमी जाति धर्म पंथ से हट के भी वोट करता है। तो जिस व्यक्ति ने, जिसको कहते थे कि बिहार को भगवान भी नहीं बदल सकते, जिस व्यक्ति ने उस बिहार को बदल दिया, तो वो एक लोकसभा को बदलने में मुझे तो नहीं लगता समय नहीं लगेगा। और ये अगर गौरवशाली लोकसभा है तो ये आप जानिए कि ये ऐतिहासिक लोकसभा है, तो ये विकसित लोकसभा हो जाएगी। एमटी टॉक शो ने आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल भी किया, क्या समाजवादी पार्टी और अन्य इंडिया में शामिल गठबंधन का तालमेल बना रहेगा? इस पर समर्थक विश्वास से भरपूर दिखे। जेडीयू को पसंद करने वाली जो एक बहुत बड़ी लॉबी है वो पूरे उत्तर प्रदेश में है। सवाल अगर उत्तर प्रदेश का चल रहा है तो मैं बताऊंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नीतीश कुमार जी को पसंद करने वाले नहीं, बल्कि नीतीश जी अगर अपनी मंशा जाहिर कर देंगे और लोगों को ये लग रहा है कि केंद्र में सत्ता नीतीश कुमार जी की जो ये की उन्होंने लगाई है इससे बदल जाएगी, तो उत्तर प्रदेश के सबलिंग्स जो प्रदेश हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, खुद बिहार, यूपी समेत तमाम प्रदेशों में उनका प्रभाव जाएगा। एमटी टॉक शो ने आखिरी सवाल पूछा कि क्या नीतीश कुमार के फूलपुर से आने पर लोकसभा चुनाव के अन्य सीटों पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इस पर देखिए क्या कहा गया। हाँ, नीतीश कुमार जी के आने से निश्चित रूप से पूरे पूर्वांचल सहित यूपी क्या पूरे देश में एक माहौल बनेगा, क्योंकि एक स्वच्छ ईमानदार छवि के नेता हैं। उनके लड़ने से मेरा जहाँ तक राजनीतिक अनुभव है, हमको लगता है कि अगल बगल की सीटों पर भी प्रभाव रहेगा। देखिए, नीतीश जी के चुनाव फूलपुर से लड़ने से सिर्फ फूलपुर ही नहीं, बल्कि यहाँ कह लीजिए कि पूर्वांचल बिहार से सटी हुई सीटें निश्चित तौर पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगी। मिर्जापुर हुआ, बनारस हुआ, उधर आपका रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र हो गया, गोंडा, बहराइच, अंबेडकर नगर, फतेहपुर, कानपुर, चित्रकूट, बांदा की सीटें हो गई, ये निश्चित तौर पे जो है। और इलाहाबाद की 2 लोकसभाएं हैं, ये फूलपुर खुद इलाहाबाद अपने आप में, और प्रतापगढ़ की सीट हो गई, लखनऊ, सीतापुर हो गया। निश्चित तौर पे इन सीटों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस हालांकि इंडिया गठबंधन में है,
लेकिन फूलपुर की सीट को पुश्तैनी सीट बताकर उस पर दावेदारी मजबूत बता रही है। जी, फूलपुर लोकसभा सीट तो कांग्रेस की पुश्तैनी सीट है। ये यहाँ से देखिए इतिहास पूरा आप देख लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री जो थे आज़ाद भारत के, विजय लक्ष्मी पंडित जी और बीपी सिंह जी, ऐसे ही तमाम दिग्गज नेता जो है वो कांग्रेस से ही लड़के और यहाँ पर अपना जीत स्थापित किया और जनता के दिलों में अपना राज किए। कि इंडिया इसके पहले जो है कांग्रेस के खाते में जाती थी और जीतते थे, लेकिन बीच में कुछ जो है ऐसा हो जाने की वजह से, लेकिन तब भी सेकुलर ही पार्टी यहाँ से जीतती थी। फूलपुर सीट इंडिया गठबंधन से मिल सकती है, मिलेगी, क्योंकि ये पुश्तैनी सीट रही है नेहरू परिवार की और हमेशा से यहाँ जनता की मांग रही है कि नेहरू परिवार का कोई यहाँ से चुनाव लड़े। कांग्रेस नेताओं का कहना है प्रियंका गांधी फूलपुर से अच्छा नेतृत्व दे सकती हैं और उनको चुनाव लड़ना चाहिए। अब इंडिया गठबंधन से फूलपुर का प्रत्याशी ये तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा और बाकी जहाँ तक हमारी राय है, हमारा विचार है, तो प्रियंका जी को यहाँ से लड़ना चाहिए। सारे कई दलों को मिलाकर इंडिया गठबंधन बना हुआ है, तो सभी दलों के नेता आपस में मिलजुल कर इसको तय करेंगे। अब वो तो बताएंगे, आगे आने वाला समय बताएगा। बाकी मैं तो चाहूंगी कि फूलपुर लोकसभा जो हमारी भी लोकसभा पड़ती है, इसमें हमारी प्रियंका जी आए, क्योंकि कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है। इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ से लड़े, बीपी सिंह यहाँ से आ चुके हैं, कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो यहाँ से आ चुके हैं और हमारी प्रियंका दीदी अगर आएंगी तो यहाँ से जीत निश्चित है। और यदि कांग्रेस पार्टी से अगर प्रत्याशी आए या दिया जाए तो हम लोग की डिमांड रहेगी कि श्रीमती प्रियंका गांधी जो है यहाँ से दिया जाए, ताकि जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू को फूलपुर संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया गया था, यहाँ की जनता उनको जिताकर जो है दिल्ली पहुँचाने का काम किया और प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। इस तरह से खींचातान के सवाल पर कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा कि गठबंधन तय करेगा कि कौन प्रत्याशी होगा। देखिए 2019 से लेकर अब तक में बहुत सारा चेंज आया है, बल्कि 2014 से लेकर अब तक में बहुत चेंज आया है। तो हमेशा एक ही धारा में गंगा नहीं बैठी, कभी कभी अपना मोड़ बदलती है। तो निश्चित तौर पे लोगों की सोच बदली है। जनता की समस्याओं को लेकर कभी भी बीजेपी सरकार ने कोई बात नहीं की। कि इंडिया गठबंधन के तहत फूलपुर में जो है कांग्रेस को प्रत्याशी को टिकट मिला या गठबंधन के तहत जिसको मिला तो यहाँ सफल हो सकता है और यहाँ के सांसद जो है बनकर जो वो दिल्ली जा सकता है। देखिए 2019 का चुनाव जो था वो जनता से झूठ बोल करके, छल करके बीजेपी ने जीता था। इस तरह से कोई लड़ाई या खींचातान नहीं है, लेकिन कांग्रेस का इतिहास रहा है फूलपुर से, इसलिए कांग्रेस की दावेदारी मजबूत है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन के रूप में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के दावेदारों में 4 बार के जिला पंचायत सदस्य दूधनाथ सिंह पटेल, पूर्व सांसद धर्मराज पटेल, रानीगंज से विधायक R.K. वर्मा की तैयारी देखने वाली बात होगी कि इंडिया गठबंधन से कौन होगा प्रत्याशी। लेकिन अगर सामाजिक समीकरण की बात करें तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को ऐसा प्रत्याशी देना होगा जो बीजेपी के परंपरागत वोट में सेंध लगा सके। ऐसे में पटेल, ब्राह्मण, कुशवाहा या पाल प्रत्याशी ज्यादा मुफीद होंगे। बहुजन समाज पार्टी से अभी कोई मजबूत दावेदार सामने नहीं आया है। कहा जाता है पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बसपा में आए प्रमोद शुक्ला की दावेदारी फूलपुर लोकसभा से हो सकती है। मायावती लोकसभा चुनाव में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही प्रत्याशी घोषित करेंगी। बसपा की क्या भूमिका होगी इस सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद मोइन ने बताया। देखिए, अकेले फूलपुर की बात की नहीं जा सकती है। ये जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी हैं, उनको तय करना होगा कि आखिरकार वो एनडीए के साथ जाएंगी या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। मुझे लगता है कि मायावती जी की रणनीति ये होगी, फिलहाल वेट एंड वॉच की है कि पहले इंतजार करो, चुनाव जब नजदीक आ जाए उसके बाद कोई फैसला लिया जाए कि हमें कहाँ जाना है। लेकिन चुनाव आते आते यानी अभी से लगभग 3 महीने के बाद यानी
जनवरी फरवरी के आसपास जो है मुझे लगता है कि मायावती निर्णय लेंगी और बहुत संभावना इस बात की है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, क्योंकि उनके पार्टी के जो सेकंड लाइनर नेता हैं, उन नेताओं की जो पूरी फौज है जो है वो भी चाहती है कि पार्टी अकेले चुनाव ना लड़े, किसी गठबंधन के साथ लड़े, और ज्यादातर लोगों की राय यही है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होकर लड़ा जाए। तो ये फैसला राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाना है, मायावती जी को लेना है, और मुझे लगता है कि वो एनडीए के बजाय इंडिया में जाना इसलिए ज्यादा प्रायोरिटी उसको देंगे क्योंकि एनडीए के पास अपना एक बड़ा मजबूत चेहरा है नरेंद्र मोदी के नाम पर। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की नौबत आती है तो मायावती को महिला होने का फायदा मिल सकता है, दलित होने का फायदा मिल सकता है, 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री होने यानी अनुभव का फायदा मिल सकता है। तो वहां पर अगर कोई सूरत बनती है तो उनके पास प्रधानमंत्री बनने का मौका भी हो सकता है। तो लेकिन वो मुझे लगता है कि फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अभी इंतजार किया जाए, देखा जाए कि माहौल किस तरफ बन रहा है। एनडीए के पक्ष में अभी भी लगातार लहर है या फिर माहौल जो है वो बदलेगा और लोग जो है वो इंडिया गठबंधन के करीब जाना चाहेंगे। तो वेट एंड वॉच की स्थिति। बसपा के पास राजनीतिक अस्तित्व का संकट आ गया है। 2014 लोकसभा का चुनाव परिणाम बसपा को पता है कि एक भी सीट लोकसभा चुनाव में नहीं मिली थी और बसपा की जो राजनीति है उसके तहत वह एनडीए गठबंधन में नहीं जा सकती है। ऐसा करना राजनीतिक आत्महत्या के समान होगा, इसलिए बसपा को इंडिया में जाना होगा। अब वह अपना अच्छा बुरा तो जानती ही है, उसे जाना ही चाहिए, नहीं तो बसपा का बेस वोट सरकने का डर बसपा को खुद भी है। फूलपुर लोकसभा चुनाव को लेकर एमटी टॉक शो ने वरिष्ठ पत्रकारों से बात किया और जानने की कोशिश किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में फूलपुर का क्या मिजाज होगा। एमटी टॉक शो ने पहला सवाल किया कि 2019 का आकांडा इंडिया और एनडीए गठबंधन पार कर पाएगी। देखिए, ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं होगा, यानी 2014 और 2019 की तरह नहीं होगा, लड़ाई टफ होगी। लेकिन अगर पर्टिकुलर फूलपुर सीट की बात करें तो इसका आधा हिस्सा जो है वो शहरी इलाका आता है और शहरी इलाकों में आज भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव ज्यादा है या यूं कह सकते हैं कि पहले की तरह है। लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां थोड़ा फर्क जरूर पड़ा हुआ है इंडिया गठबंधन बनने के बाद। खासकर जो ओबीसी वोटर्स हैं उनके बीच जो है वो कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट है, एक बदलाव की चर्चा जरूर कर रहे हैं। लेकिन वो चुनाव आते आते बरकरार रहेगा या फिर से मोदी के चेहरे पर चुनाव आ जाएगा, क्योंकि हमने 2014 में देखा, 2019 में देखा कि बाकी सारे मुद्दे जो है वो पीछे हो गए और अकेले नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो सब पर भारी हो गया। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 14 और 19 दोनों में एक तरफा जो है वो नतीजा गया हुआ है। तो 24 में क्या कुछ होगा फिलहाल कहना जल्दबाजी है, लेकिन इंडिया गठबंधन बना जरूर है। लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन की तरह से मुद्दों को लेकर सामने नहीं आया गया है। एक विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन सरकार को क्यों बदलना चाहिए इस बात को लेकर जो आक्रामक अंदाज होना चाहिए वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। देखिए, फूलपुर लोकसभा सीट जो है वो देश भर की लोकसभा सीट से थोड़ा सा अलग मिजाज रखती है। अगर अलग मिजाज नहीं रखती होती तो इसका परिणाम सामान्य लोग की तरीके से होगा। यहाँ से देश का प्रधानमंत्री चुना गया, इसके बाद जब विपक्ष यहाँ आया, विपक्ष गठबंधन 80 के दशक में आया, तो आपने देखा कि इसका मिजाज अलग है। इसके ट्रेंड को देखिए तो लोकसभा सीट जो है ये फूलपुर खास तौर से ये किसी गठबंधन की मोहताज नहीं है। यहाँ वोटिंग का ट्रेंड बिल्कुल अलहदा है और प्रत्याशी पर है। तो सपा और बसपा गठबंधन का जो आपने प्रश्न पूछा वो यहाँ गठबंधन बेईमानी हो जाता है। यहाँ प्रत्याशी कौन है इस पे महत्वपूर्ण वोटिंग होती है और वही मुझे लगता है कि आगे 24 में भी यही दिखने वाला है। देखिए, अगर हम फूलपुर की बात करते हैं तो फूलपुर में भाजपा के ही सांसद इस मौजूदा हैं और कहीं न कहीं फूलपुर ही नहीं, अगर आसपास की सीटों में भी देखिए तो कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जरूर काम देगा।
लेकिन अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो कोई ऑप्शन विपक्ष के पास नहीं है, न कोई ऐसा भी प्रत्याशी ही वहां पर चुनाव प्रचार कर रहा हो या कोई फील्ड में दिख रहा हो कि कोई दूसरा विकल्प है। तो कहीं ना कहीं जो वहां के मतदाता हैं वो दोबारा अब जो फूलपुर की परंपरागत सीट रही है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए या जो मौजूदा सांसद हैं, तो अब उसको बचाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अब वो प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करेगा कि सामने कौन प्रत्याशी आके खड़ा होता है। जी, नीतीश कुमार के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात पर पत्रकारों की राय में, देखिए, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आखिर फूलपुर से नीतीश कुमार के लड़ने की क्यों चर्चा है, और सवाल के पीछे उसका जवाब भी छिपा है। एक तो नीतीश के जीतने की जो सबसे ज़्यादा संभावना है वो फूलपुर से दिखती है। अब तक का जो वोटिंग का ट्रेंड रहा है, यहाँ ट्रेंड रहा है। दूसरी चीज़ कि जो प्रयोग भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लड़ाकर, बनारस से लड़ाकर किया है, लगभग वही पैटर्न नीतीश जी यहाँ करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी बनारस से लड़े और उन्होंने उत्तर प्रदेश, जहाँ लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वहाँ अपना प्रभुत्व दिखाया, लगाव दिखाया और वोटर के साथ अपनी कनेक्टिविटी दिखाई। यही पैटर्न नीतीश जी अपने गठबंधन के साथ इस फूलपुर लोकसभा सीट से लड़कर दिखाना चाहते हैं, या उनको जो सजेशन दिया जा रहा है उसके तहत ये खास बात है, क्योंकि नीतीश जी का मूल आधार तो बिहार है। लेकिन अगर वो फूलपुर से लड़के जीतते हैं तो उनका उसी तरह कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात के साथ बनारस में चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश से बढ़ गई है। नीतीश भी इसी पैटर्न पे बिहार के साथ अगर फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से बढ़ जाएगी। देखिए, चर्चा इस बात की जरूर है कि नीतीश कुमार अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति में एक चेहरा दिखाने के लिए वो बिहार के साथ साथ बिहार की नालंदा सीट से तो वो चुनाव लड़ेंगे ही, उत्तर प्रदेश की फूलपुर है, प्रतापगढ़ है, अंबेडकर नगर है, 3-4 सीटें हैं जो उनकी पार्टी ने एक सर्वे करके निकाला, वहां से लड़ सकते हैं। और अगर अकेले नीतीश कुमार ही नहीं, चूंकि फूलपुर ने कई प्रधानमंत्री दिए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ से सांसद बने हैं, केशव प्रसाद मौर्य बने हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह बने हैं, पंडित नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित यहाँ से सांसद रही हैं, कमला बहुगुणा रही, तमाम चर्चित हस्तियां यहाँ से सांसद रही हैं। तो ऐसे में, और अगर नेहरू गांधी परिवार का पैतृक गढ़ भी कहा जाता है, पैतृक घर भी, आनंद भवन भी यहाँ पर है, तो प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी सुगबुगाहट है कि वो अगर चुनावी राजनीति में कदम रखती हैं तो वो फूलपुर से अपनी राजनीति की शुरुआत कर सकती है, चुनावी राजनीति की शुरुआत कर सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बच्चन परिवार के किसी सदस्य के भी लड़ने की चर्चा है, लेकिन इन चर्चाओं में दम कितना है देखना ये होगा, क्योंकि फूलपुर में 2018 का जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें साफ तौर पर यह था कि बाहरी बनाम लोकल, और उस वक्त उपचुनाव होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कौशलेंद्र पटेल को हार का सामना सिर्फ इस वजह से करना पड़ा था क्योंकि उन पे बाहरी का ठप्पा लगा था। तो प्रयागराज वैसे भी पढ़े लिखे लोगों का शहर कहा जाता है, बुद्धिजीवियों का शहर कहा जाता है, यहाँ के वोटर काफी जागरूक माने जाते हैं, तो निश्चित तौर पर शायद वो बाहरी लोगों पर दांव लगाने की हिम्मत ना जुटा पाएं, क्योंकि उनकी जो स्थानीय समस्या होगी फिर उसके लिए उनको दिल्ली और मुंबई भागना पड़ेगा, जो रिस्क शायद ही यहाँ के लोग लेना चाहेंगे। यही वजह है कि जो विपक्षी गठबंधन के लोग हैं वो बाहरी लोगों के बजाय किसी स्थानीय नेता पर दांव लगाने की ज्यादा उन्होंने होमवर्क किया है, उसकी तैयारी ज्यादा की हुई है। देखिए, जहां तक नीतीश कुमार का है, वो व्यक्तिगत फूलपुर सीट से अगर लड़ेंगे तो वहां की फेरबदल की संभावनाएं जरूर हैं। लेकिन अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें कि एक जिस जाति विशेष के वर्ग से वो आते हैं, उस जाति विशेष में पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं प्रभाव डालेंगे तो ऐसा हमें नहीं लगता है कि इस तरह का। हाँ, लेकिन जरूर फूलपुर से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो समीकरण में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है तो आप देखेंगे कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने जो प्रत्याशी मौजूदा हैं वो समाजवादी पार्टी से विजयी हुई हैं। वहां पटेल वोटरों ने बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं जिस जाति के वो लोग वहां पर उम्मीदवार होंगे तो निश्चित तौर पर उस जाति के लोग उनसे झुकाव करेंगे और उसका उनका फायदा जरूर मिलेगा।
एक सवाल, क्या पटेल समाज निर्णायक भूमिका में होगा? कि जवाब में पत्रकारों का कहना था कि फूलपुर पटेल बाहुल्य क्षेत्र है, जहां देखिए हम अगर फूलपुर की बात करें तो फूलपुर में पटेल वोटर ज्यादा है और निर्णायक भूमिका में हमेशा रहे हैं और आने वाले चुनाव में भी रहेंगे भी, लेकिन आसपास की जो सीटें हैं उसको वो प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे जिस पार्टी का हो, अगर पटेल वहां पर उस बिरादरी का उम्मीदवार होगा तो ज्यादातर पटेल बिरादरी के लोग अपने उस उम्मीदवार जो उसके बिरादरी को होगा वो पार्टी नहीं देखते हैं, फिर अपने बिरादरी को देखते हैं। लेकिन अगर हम फूलपुर की बात करें तो फूलपुर में जितने पटेल वोटर हैं निश्चित तौर पर वो निर्णायक रहे हैं और आने वाले चुनाव में निर्णायक होंगे भी। और आप देखेंगे अगर उठा के पूरा इतिहास, तो अपवाद को छोड़ के इस फूलपुर सीट से वही जीता है जिसका प्रत्याशी पटेल या कुर्मी रहा। तो स्पष्ट है यहाँ का वोटिंग पैटर्न दल से ऊपर उठ के जातिगत है और सीधे तौर पे कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र पे वोटिंग होती है। और भले ही किसी दल का प्रत्याशी हो, लेकिन अगर कुर्मी है तो वोटिंग उसी को होती है, जैसा मैंने कहा अपवाद को छोड़। प्रत्याशियों के सवाल पर बीजेपी की तरफ से केशरी देवी पटेल या कोई और के जवाब में जानकारों ने बताया, देखिए हमें कतई नहीं लगता है कि केशरी देवी पटेल का टिकट भारतीय जनता पार्टी काटेगी, क्योंकि एक तो वो महिला हैं, दूसरा 5 साल वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही हैं, हर किसी से उनका मिलना जुलना रहा है, उनके कार्यकाल को लेकर, उनके कामकाज को लेकर किसी तरीके से कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 5 साल का उनका जो कार्यकाल है उसे संतोषजनक कहा जा सकता है, अच्छा कहा जा सकता है। और फूलपुर की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में विकास के कई बड़े काम हुए हैं, कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है, तमाम और काम चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो यहाँ की जनता है वो ये चाहेगी कि अच्छा पटेल वोटर यहाँ पर निर्णायक भूमिका में होते हैं, तो पटेल वोटर जो है वो उनके बीच भी केशरी देवी पटेल का एक बड़ा प्रभाव है। तो मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी केशरी देवी पटेल का टिकट बदलेगी, क्योंकि जो महिला शक्ति वंदन अधिनियम संसद में अभी पास कराया गया है दोनों सदनों से, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती होगी कि वो बिल भले 2029 से लागू हो, लेकिन इस चुनाव में यानी 2024 में वो बड़ी संख्या में, कम से कम 100 की संख्या में महिलाओं को टिकट दे। तो उसकी मौजूदा सांसद हैं। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है कि जिस तरीके से अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसदों को टिकट दिया गया है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कई सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाए जाने की तैयारी चल रही है। तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो तमाम बड़े नेता हैं जो कि मतलब प्रदेश स्तर की राजनीति करते हैं, जिनमें एक नाम है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का, जो यहाँ से सांसद रह भी चुके हैं। 2014 में उन्होंने पहली बार कमल फूलपुर सीट पर खिलाया था। तो हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व तो उन पर दांव लगाने की तैयारी करे, लगाने का दांव खेले जो है, तो उसी सूरत में केशरी देवी पटेल का टिकट कट सकता है। बाकी और कोई वजह मुझे समझ नहीं आती है। तो भाजपा एक संगठनात्मक पार्टी है। भाजपा का जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा और भाजपा इन संगठन के बल पे और संघ के समर्थन के बल पे, उनके अनुसांगिक संगठनों के सदस्यों के बल पे ये दावा करती रही कि भाई प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन आप वोट जो देते हैं वो भाजपा को देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केशरी देवी पटेल का जनाधार यहाँ से है, वो घर घर घुसी है। निश्चित तौर पे अगर कोई पहचान का चेहरा है तो उसका फ़ायदा तो केशरी जी को मिलना चाहिए। और इधर मैंने केशरी देवी जी के कार्यों के में बदलाव बहुत देखा कि वो आम आदमी से कनेक्ट हो रही हैं। वो पैरासूट नेताओं की तरीके नहीं है, काम कर रही हैं, छोटा काम हो बड़ा काम हो जो भी एफर्ट है वो कर रही है। तो मुझे लगता है कि भाजपा जिसको वोट देना चाहेगी उसी को देगी टिकट। लेकिन हाँ, केशरी देवी को अगर उतारती है तो निश्चित तौर पे एक दमदार नेता तो है ही। मेरा तो यही कहना है, और अंत तो जो वोटर जो कहेगा वही सबसे अच्छा होगा। देखिए केशरी देवी बीजेपी के लिए अब वो चूंकि उनके पार्टी का फैसला है
कि किस प्रत्याशी को ले आते हैं, लेकिन अभी तक अगर हम केसरी देवी की बात करें तो उनकी जो छवि है वो सरल है। वो वहाँ के जो भी जनता के लोग उनके घर तक आते हैं, उनसे बराबर संवाद स्थापित करती हैं। जो समस्याएं लेके आते हैं वो समस्याओं का भी निराकरण करने की पूरा भरसक कोशिश करते हैं केसरी देवी। लेकिन अब ये पार्टी को तय करना है कि केसरी देवी को ही चुनाव लड़ाएंगे या कोई नया वहां पर उम्मीदवार उतारेंगे। एक सवाल, इंडिया गठबंधन में नीतीश के अलावा किस चेहरे पर फोकस हो सकता है? के जवाब में पत्रकारों ने बताया, अब ये देखिए, ये एक रणनीतिक फैसला लेना होगा इंडिया गठबंधन के नेताओं को। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी ये सीट किस पार्टी के खाते में जाती है, अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के यहाँ पर कई बार सांसद रहे हैं, 2018 भी समाजवादी पार्टी उपचुनाव जीती हुई थी। हालांकि उससे पहले बहुत लंबे अरसे तक जो है वो 2004 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो पिछले अगर हम 20 सालों की बात करें तो 20 साल में समाजवादी पार्टी एक चुनाव और एक उपचुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, इसलिए कांग्रेस को अगर 20, 22, 25 सीटें जो भी मिलती हैं तो उसमें फूलपुर की सीट भी हो सकती है। उस सीट पर भी कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर दावेदारी करेगी, क्योंकि फूलपुर से लगी हुई प्रतापगढ़ की सीट है, अमेठी की सीट है, रायबरेली की सीट है। तो एक पूरा एक एरिया जो है वो पूरा कैप्चर करना चाहेगी कांग्रेस पार्टी। तो पहले ये तय हो कि किस पार्टी को ये सीट मिलनी है, उसके बाद जो है वो प्रत्याशी का चयन किया जा सकता है। वैसे इंडिया गठबंधन के पास भी चेहरों की कमी नहीं है, लेकिन ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा चेहरा है जो जन स्वीकार्य है, यानी जनता के बीच जिसकी ज्यादा पैठ है। कौन जो मौजूदा सांसद हैं केशरी देवी पटेल, उनको टक्कर दे पाएगा, क्योंकि केशरी देवी पटेल की अगर हम बात करें तो वो ना सिर्फ महिला हैं बल्कि 5 सालों में उन्होंने अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है। जनता के साथ उनका संवाद लगातार कायम रहा है। ऐसे में उस चीज को तोड़ पाना जो है ये विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती होगी। जैसा कि आपने देखा कि प्रयागराज के वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया कि फूलपुर में कांटे की टक्कर होगी 2024 लोकसभा चुनाव में। इंडिया गठबंधन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने से कई सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही सीनियर पत्रकारों का कहना था कि वर्तमान सांसद केसरी देवी काफी मिलनसार और हेल्पिंग है, जनता में कोई निगेटिव छवि नहीं है। केसरी देवी पटेल प्रत्याशी हो सकती है, बशर्ते मध्य प्रदेश चुनाव की तरह बीजेपी और बड़े नेताओं को ना उतार दे। आप देख रहे थे लोकसभा चुनाव के पहले की तैयारियों के विषय में फूलपुर लोकसभा क्षेत्र का हाल, जहां प्रथम दृश्य बीजेपी के केसरी देवी पटेल उसमें मजबूत दिखाई दे रही हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन से अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव लड़े तो काफी कड़ी टक्कर हो जाएगी। आगे की जानकारियों के लिए आप बने रहें हमारे MD टॉक शो में। तब तक के लिए नमस्कार।